ठीक है, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी तक, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो लाभ हानि वितरण खाता है वो कैसे बनता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था, इस पर भी चर्चा की थी कि लाभ हानि वितरण खाते में पूंजी पर ब्याज, वेतन या कमीशन कितना है, तो किस अनुपात में वो चीजें कैसे दी जाएंगी, अगर लाभ कम है तो कैसे होगा, लाभ ज्यादा है तो कैसे होगा, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। हम उसी को आज थोड़ा सा और विस्तार से डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आपको जैसा भी कहा कि मैंने पहले आपको एक 7 शीट भेजी है, उसके अंदर जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उस शीट को मैंने रिवाइज किया दोबारा, है ना, मैंने बदला है, और उस शीट को जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करते हुए मैंने दोबारा किया है, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। अब पहले वो पॉइंट्स, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, जो कुछ बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है लाभ हानि बांटते समय, उनको मैं एक बार फिर से रिव्यू करवा रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, और इस पर कोई डाउट हो तो पूछिए। लाभ हानि वितरण खाते की शुरुआत लाभ हानि खाते में निकाले गए लाभ या हानि के हस्तांतरण से होती। तो आप क्या करते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहली चीज आपको, जब लाभ हानि विनियोजन खाता बनाना है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आया या लॉस आया, उसको आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको ये करना। फिर लाभ हानि वितरण खाते में लाभ या हानि लिखने के पूर्व, जब आपको लाभ हानि लिखना है उसमें, तो उसमें से सभी प्रभारों या खर्चों को, जो होते हैं बिजनेस के खर्चे प्रभार, उनको हम माइनस कर देते हैं। सर ये कौन सी शीट है? बेटा ये मैं अभी भेजूंगा आपको, भी मैंने भेजी नहीं है, मैंने जो 7 शीट भेजी थी उसको मैंने चेंज किया है, ये वही शीट है। अभी इसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है, मैं भेजूंगा आपको। ठीक है, मेरे को एक प्रश्न आया है, सर यदि पूंजी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख है, फर्म को लाभ 4 लाख का हुआ है, तो हम लाभ को साझेदारों में कैसे अनुपात में बांटेंगे? वो साझेदारी संलेख पर निर्भर करेगा। अगर साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है कि लाभ हानि किस अनुपात में बटेगा, तो उस अनुपात में बांटेंगे, और अगर साझेदारी संलेख में नहीं लिखा हुआ है तो बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब हम लाभ या हानि को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसके अंदर से जो हमारे प्रभार और खर्चे, उनको हमने समायोजित करके करना है। लेकिन अगर ये समायोजन नहीं हुआ है तो करना है, बाकी तो समायोजन हो ही जाएगा। जैसे उसमें किस किस चीज का आपको मुख्य रूप से समायोजन करना होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का और रेंट टू द पार्ट। ये 2 चीज कभी छूट गई है, अगर छूट गई तो इनको हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा हम उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू। अब सवाल उठता है, ये समायोजन या ट्रांसफर हम कैसे करते हैं? इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, उसके अंदर उसको समायोजित करें, और फिर हम बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफर करें। दूसरा तरीका यह है कि हम लाभ हानि वितरण खाते में ही समायोजित करें। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझिए थोड़ा सा। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स है, ध्यान दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स है, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ, पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, छोटे में लिख रहा हूँ। ए और बी 2 पार्टनर्स है, इनका लाभ हानि खाता 3:2 है। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है, फर्म को जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपए। अब इसको दिखाने के हमारे, अब उसमें बोला है कि ए ने एक लोन दिया हुआ है, उस लोन कितने का, 1 लाख रुपए का है, और उसके ऊपर 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना, और ये इंटरेस्ट अभी इस लाभ में से माइनस नहीं हुआ है, इसमें से घटना चाहिए। तो जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लाभ हानि वितरण खाता, तो इसका जो ब्याज होता है वो 6,000 होता है। तो 40,000 में से जब 6,000 घटा देंगे तो हमारा लाभ बचेगा 34,000, 34,000। तो हमें लाभ हानि वितरण खाते में 34,000 रुपए लिखना है। अब ये डायरेक्टली कैसे लिखे, क्वेश्चन तो हमें 40,000 दे रहा है, हम यहाँ 34 कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के 2 तरीके। एक ये है कि हम पीएनएल अकाउंट बनाएं, जो एनसीईआरटी भी करती है, उसके अंदर हम यहाँ पे लाभ लिखें 40,000 रुपए का, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखे 6,000 रुपए का,
और फिर मैं यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट है वो। हाँ हाँ बाय नेट प्रॉफिट है, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के 34,000 का, और फिर ये 34,000 से P&L अप्रोप्रिएशन बनाए जैसा हम बनाते हैं। आगे P&L अप्रोप्रिएशन वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मली बनता है। एक तो विकल्प ये, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि हम ये लाभ हानि खाता नहीं बनाए, ये हम नहीं बनाए, ये हम नहीं बना, हम इसको नहीं बनाए, हम यहीं पे माइनस करके दिखा, लाभ हानि वितरण खाते में ही मैं यहाँ पे लिखूं बाय नेट प्रॉफिट 40,000 रुपए, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दूं 6,000 रुपए, और फिर यहाँ पे बाहर में 34,000। तो हम ऐसा कुछ भी कर सकते। ये बात किसी सबको समझ में आ गई? इसमें किसी नोट पे इंटरेस्ट 8-9%, 6 से ज्यादा भी हो सकता है। कितना ही है, कितना ही है, वो जितना भी है जो भी दिया हुआ है, जो भी हमारी डीड में साझेदारों के डीड में लिखा हुआ है उतना इंटरेस्ट देंगे, और अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो 6%। तो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, जितना भी इंटरेस्ट देना है वो हम इस ढंग से करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब मैं एक दूसरी स्थिति दे रहा हूँ। सी और डी साझेदार हैं, इनका लाभ हानि खाता वही 3:2 ले लिया मैंने। इसके अंदर डी ने एक लोन दे रखा है 2 लाख रुपए, और साझेदारी डीड संलेख में, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% से दिया जाएगा, 8% से। और फर्म को लॉस हो गया कितना, 20,000 रुपए। अब लोन है 2 लाख का, 8% से देना है, तो इसका इंटरेस्ट बनता है 16,000। ये इंटरेस्ट हमने नहीं लगाया, ये इंटरेस्ट लगाए बिना 20,000 का लॉस है। यहां पर भी हमारे पास दो स्थितियां, एक सिचुएशन, दो विकल्प है, दो ऑप्शंस। एक हम P&L अकाउंट बनाए, ये लॉस है तो लॉस तो डेबिट में आएगा, टू लॉस कितना, 20,000, और यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर दें, कितना, 16,000, और ये लॉस हमारा 20,000 से बढ़ के 36,000। अब मैं इसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा, और मैं अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, और इस P&L अप्रोप्रिएशन में लॉस 36,000 को यहां में लिख दूंगा। और अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनाता जाऊंगा। एक तो विकल्प ये। दूसरा विकल्प यहाँ पे भी वही है कि मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाऊं, मैं नहीं बनाता भाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं बना रहा हूं। तो अब ये जो मैंने एडजस्टमेंट P&L यहाँ पे P&L अकाउंट में किया था, अब मैं ये एडजस्टमेंट P&L अप्रोप्रिएशन में ही करता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिखता हूँ, अपना नेट प्रॉफिट जो भी दिया है क्वेश्चन में, कितना, सॉरी लॉस, 20,000 का लॉस दिया। ये जो लॉस दिया है 20,000 रुपए का, ये मैंने लॉस को P&L अकाउंट अप्रोप्रिएशन में ही लिखा, और इसमें ही इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000 को इसमें ही ऐड कर दिया। तो ये लॉस बढ़ के कितना हो गया, 36,000। तो या तो मैं 36,000 को P&L अकाउंट में बना के फिर यहाँ ट्रांसफर करूं, या यहीं पे मैं 36 बना दूं उसको। ये दोनों ऑप्शन है मेरे पास, ये दोनों ऑप्शन। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो, किसी के दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ लीजिए मुझसे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की है। अगर यही बात है ना रेंट की भी होती, साझेदारों के किराए की होती, तो भी ऐसा ही करते। तो ये दो चीजों में आपको ऐसा करना है, एक तो ऋण पर ब्याज और साझेदारों को किराया। तो इन दोनों केस के अंदर हमें लॉस या तो बढ़ाना है
या प्रॉफिट को कम करना है, और फिर उसके बाद वितरण का काम किया जाएगा। तो वितरण का काम बिना इन दो एडजस्टमेंट्स के नहीं किया जा सकता। पहले ये दो एडजस्टमेंट्स होंगे, किराए का जो देना है वो देंगे, फिर साझेदारों को अगर ऋण पर ब्याज देना है तो वो देंगे, उसके बाद ये जो भी करना है वो काम किया जाए। यहाँ पर किसी के मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो पूछ लिया जाए। किसी के दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ। सर आपने बताया था जैसे ड्राइंग को करता है कोई पार्टनर, हाँ तो उसका प्रॉफिट का रहता है हिस्सा, ड्राइंग्स जो रहती है उसकी। हाँ हाँ, तो सर फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे वो देता होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो वो वापस करता होगा फर्म को पैसे, तो फिर प्रॉफिट में ऐड कैसे होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये इंटरेस्ट हम यहाँ पे लाभ में उसको ऐड करते हैं, प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। बिल्कुल। ये जो 34,000 प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दो पार्टनर के मिला के 2,000 रुपये हो रहा है, ए और बी का, ए का सपोज 1,200 है और बी का 800 रुपया है, तो ये 2,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो पूरा लाभ है, प्रॉफिट जो है वो 36,000 हो जाएगा। सर मतलब वो ड्राइंग भी वापस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन हो जाएगा? नहीं, ड्राइंग्स वापस तो करने का सवाल ही नहीं उठता। ड्राइंग तो जो पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है वो तो ले गया घर अपने, तो वो तो कोई वापस हो नहीं रहा है। हम उससे कह रहे हैं तू जो घर ले गया पैसे उस पर हमें ब्याज दे बस तू। सर मतलब इंटरेस्ट बस देना पड़ता है? हाँ बस। ड्राइंग्स तो पहले ही महीने ले जा चुका है वो, उसको कहते तू जा चुका है घर, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इंटरेस्ट दे जा। क्यों दे जा हमें? क्योंकि जो तूने पैसा लगाया उसमें हम तेरे को ब्याज दे रहे हैं, तो जो पैसा निकाल रहा है उस पर हमें इंटरेस्ट देते हैं, तो फर्म उससे इंटरेस्ट ले लेती है, ड्राइंग्स वापस नहीं लेती। ड्राइंग्स तो ले गया वो, ड्राइंग्स वापस। ठीक है, और कोई प्रश्न आ रहा है किस? हाँ बोलिए। सर कभी जैसे कैपिटल में इंटरेस्ट ना हो और सिर्फ ड्राइंग में, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं हो और ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो ऐसा हो सकता है। और उसके पीछे उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि पार्टनर जो है अनावश्यक रूप से बिजनेस से पैसा नहीं निकाले, है ना। उनको जरूरत नहीं है तो नहीं निकाले, जरूरत हो तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं है तो नहीं निकाले, नहीं तो उनको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इसलिए उनको हम डिस्करेज करना चाहते हैं, हम उनको हतोत्साहित करना चाहते हैं कि आप बिजनेस से ड्राइंग्स को नहीं कीजिए, मत कीजिए ऐसा। वो एक यस सर। ठीक है, और कोई किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, सर हाँ बोलिए। आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था उसमें आप ऋण पर ब्याज 6,000 दिया है। उसके अंदर सर ऋण पर ब्याज 6% से दिया है। ऋण पर ब्याज, हाँ ऋण पर ब्याज दिया है, तो सर आपने उस पे कैपिटल पे दिया है शायद। ये पहले भी 5वां क्वेश्चन पूछा है आप लोग, एक बार मैं निकालता हूँ। यस सर। सर जैसे आपको लोन पर इंटरेस्ट देना था तो आप कैपिटल पे दे दिए। यस सर, उसमें ऋण पर नहीं दिया था। तो हो गया, अपने से हम लोग कर लेंगे ना, गलती से हो सर तो गया। मतलब ऋण पर ही दिया नहीं, 2 लाख का लोन दिया, उसमें 6 महीने का निकाला सर ने। 6,000 ही है? तो हाँ, अक्टूबर 6,000 आया। से शायद से करके था, तो उसका हाँ, अप्रैल से अक्टूबर तक। ये दिया है ना, एक सेकंड आप। यस सर। नहीं, अच्छा भी नहीं दिया। ये रहा 5th क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको। इस 5th क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि इसके अंदर ये पूंजी निवेश है, इसके अतिरिक्त 1 अक्टूबर 2020 को वीरू ने 2 लाख रुपए का ऋण दिया है बिजनेस को। इस पे दिया सर ने लोन 6 महीने का। 6,000 आएगा तो 6,000 का 1/2 करेंगे तो 3,000 और उसने 1 अक्टूबर को दिया है और हम वर्ष खत्म हो रहा है 31 मार्च का, तो उसको 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा 6,000। तो 2 लाख पे 6 हम 1/2, इसके अंदर जो है 6,000 रुपए का हम ब्याज देंगे। तो मैंने तो ऋण पे निकाला है ब्याज, और इसका मैं अगर सर इसमें कैपिटल भी 2 लाख है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई होंगी। नहीं, और वीरू की कैपिटल तो 1 ही लाख रुपया है। सर वो मैंने डेट नहीं। समझ में आ गया ये? सर क्वेश्चन नंबर 8 करवा दीजिए, हो गया। मैं वही सब करवा देता हूँ। एक बार एक पॉइंट क्लियर कर, एक सेकंड।
सर आप सर वो बस मैंने आ देखी जाइए। है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? करिश्मा दीपिका पार्टनर्स 1,20,000 1,50,000 they agreed interest 5% is also agreed that get annual salary 24,000 profit after adjusting the salary। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। छोटा सा पॉइंट है, इस चीज को हम कर लें। पहले एक एक चीज हम कवर कर लें तो जो आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं वो सब क्लियर होते जाए। मैं आप लोगों को ये जो करा रहा था, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पहले आप एक एक चीज समझ लीजिए। ये सब ये क्वेश्चन मैंने जो आपको शीट में दिया वो मैंने सब इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। मैंने ये लास्ट टाइम भी समझाया था वाला, तो मैं उसको बता दूंगा दोबारा। पहले तो आपको समझना है कि जो लाभ हानि विनियोजन खाते में हम लाभ या हानि लिखते हैं, उसके अंदर पूंजी पर जो ऋण पर ब्याज है और किराया वो एडजस्ट होना चाहिए। उसको एडजस्ट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए। एक हम लाभ हानि खाता बना के कर सकते हैं और पूंजी विनियोजन खाते में भी समायोजित कर सकते हैं, तो उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ढंग से हो सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए मेरे से, ठीक है। अब ये मैंने बताया, ये दो तरीके। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि वेतन, कमीशन और पूंजी पर ब्याज उसी स्थिति में लगाया जाएगा जब साझेदारी संलेख में लिखा होगा। जब डीड में कहा गया है तो ही हम सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे। और अगर साझेदारी संलेख मौन है या साझेदारी संलेख ही नहीं है तो उस केस में हम कोई कमीशन, इंटरेस्ट और नहीं देंगे। सर अगर प्रॉफिट भी हुआ हो तब भी नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि डीड में ही नहीं लिखा हुआ, तब क्यों देंगे जबरदस्ती? जब साझेदारों ने नहीं तय किया कि लेना है तो हमको जबरदस्ती तो है नहीं कि सैलरी दें। जब सर जो साझेदारों, हाँ बोलो। डीड में लिखा है बस वो देकर लाभ बांट देंगे? बस जो डीड में लिखा है तभी देंगे। जब उन्होंने, उनको चाहिए ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं है देने के लिए साझेदारों ने, तो हमको देने ही नहीं उनको, ठीक है। यस सर। So salary, commission, interest on capital will only be provided when it is stated in the deed. If deed is silent or absent, partners have not yet or partners have not made the deed, then salary, commission or interest will not be allowed. हम नहीं देंगे। यहाँ चीजें क्लियर। दूसरा, साझेदारी संलेख में लिखे होने पर अगर लिखा है, अब सवाल उठता है कि नहीं लिखा है तो देना नहीं है। लिखा है तो क्या होगा? अगर साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है तो लिखा होने की दो स्थिति हो सकती है। साझेदारी संलेख में उसको प्रभार बोला गया, चार्ज बोला गया, या साझेदारी संलेख में उसको विनियोजन बोला गया। तो साझेदारी संलेख में लिख सकते हैं, पहली बात तो लिखा होगा तो देंगे, लेकिन लिखने के भी दो तरीके। उसको वो चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। साझेदारी संलेख के अंदर उसको वो चार्ज बोल सकते हैं कि उन्होंने कहा कि चार्ज की तरह देना। दूसरा, उसमें ये लिखा जा सकता है कि उसको अप्रोप्रिएशन की तरह देना। तो अब डीड के अंदर ही लिखा हुआ है कि देना है, लेकिन वो एज अ चार्ज देना है कि अप्रोप्रिएशन देना है, इसमें भी फर्क आ सकता है। तो अब मैं इस चीज को फिर से क्लियर कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा एक एक चीज का, कि मैं ये शीट आपको दोबारा करा रहा हूँ। जितना हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर से ध्यान दीजिए। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इसकी दो स्थिति हो सकती है। एक, डीड में लिखा हुआ, डीड में रिटन, डीड में लिखा हुआ, डीड में लिखा हुआ। दूसरा तरीका हो सकता है कि डीड में नहीं लिखा हुआ। जब डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देंगे, नॉट गिवन। जब डीड में लिखा ही नहीं तो नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता। जब उनको चाहिए ही नहीं तो हमको क्यों देना? डीड में लिख रखा सर है। उन्होंने बोला भी नहीं कि साझेदारी एक्ट के अनुसार दें। हाँ, उन्होंने नहीं, कुछ नहीं बोला। उन्होंने चुप बोला है। उन्होंने कहा अब ठीक है, साझेदारी अधिनियम के हिसाब से देना है तो अगर बोल सकते हैं। साझेदारी अधिनियम में तो है ही नहीं, और अगर देना है तो बोलेंगे, नहीं देना तो अपने को दिखना ही नहीं।
अब डीड में लिखा हो सकता है, उसके दो तरीके हो सकते हैं, दो ढंग से डीड में लिखा हो सकता है। एक डीड में उसको चार्ज बोला हो, प्रभार, और डीड में उसको एप्रोप्रिएशन बोला। अब डीड में उसको चार्ज अगर बोला है तो हमेशा पूरा दिया जाएगा, फुल। कितना? आईओसी भी पूरी देंगे, सैलरी भी हम पूरी देंगे, और कमीशन भी हम पूरा देंगे। क्यों? क्योंकि वो डीड में बोला है उन्होंने कि देना ही देना, तो ये फुल हमेशा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तीन मतलब होते हैं। तीन मतलब ये होते हैं कि अगर लॉस है तो, अगर सफिशिएंट पर्याप्त प्रॉफिट है तो, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो तीन कंडीशंस होती है। तो फुल का मतलब है, चार्ज का मतलब चाहे लॉस हो, चाहे सफिशिएंट हो, चाहे इनसफिशिएंट हो, तो हमें तो आईओसी, सैलरी, कमीशन देना ही। और दूसरी चीज है कि अगर एप्रोप्रिएशन है तो लॉस के केस में हम नहीं देंगे। लॉस है, पार्टनर ने कहा है देना है, लेकिन विनियोजन की तरह देना है। विनियोजन की तरह मतलब लाभ हो तो देना, नहीं है तो नहीं देना। और अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, खूब है प्रॉफिट, तो भी कोई दिक्कत नहीं, देने में हम दे सकते हैं। और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो भी हम नहीं दे सकते। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम नहीं दे सकते, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ ये भी समझते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर है। मैं एक ब्रीफ में कंडीशन दे रहा हूं बस। ए, बी, सी पार्टनर, इनका लाभ हानि अनुपात है 2:1, और इनकी जो कैपिटल्स है ए की है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ वो आपको लिखना है नोटबुक में। एक तो मैं यहाँ पे, मुझे चेक करना चाहिए, वो टाइम का थोड़ा सा इशू आता है कि मैं सबके सब लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, है ना। आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये जो सिचुएशन मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं कई बार सिचुएशन मुझे लिखवानी भी चाहिए। नहीं लिखवाने से क्या होता है, आप लोग लिखते नहीं। बस एक ही बच्ची मुझे लिखते दिखती है क्लास के, ठीक है। वो कहाँ गई है इस बच्ची का, ये गायत्री, बस और कोई नहीं लिखता दिखता, सब बैठे रहते हैं मूवी की तरह। लिखना है, कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है, ठीक है। हाँ लिखिए। लिखते हैं सर। तो यहाँ पे ABC पार्टनर्स है, 2:1 का रेशियो है इसका। तो ए की कैपिटल लिखिए आप लोग। जब ABC तीन पार्टनर्स है, ABC शॉर्ट में लिख लीजिए, चाहे पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। 2:1 का रेशियो है, और इनकी कैपिटल्स है, ए की कैपिटल है 2 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 3 लाख रुपए, और जो सी की कैपिटल है वो भी है 2 लाख रुपए। अब क्या सिचुएशन है कि डीड के अंदर पहली बात तो सवाल उठता है कि अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है, और क्वेश्चन में बोला है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ, ये जो 2:1 है, ये दिया है मैंने, ये PSR दे रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना बोला हुआ है कि सिर्फ लाभ को, IOC के बारे में कुछ नहीं बोला, सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए का प्रॉफिट। तो क्या हम साझेदारों को प्रॉफिट, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, यस और नो। क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि ABC पार्टनर है, इनका लाभ हानि खाता नो सर। 2:1 है, और कैपिटल इनकी दे रखी है, A की, B की, C की, और फर्म का प्रॉफिट 50,000। सिर्फ इतना क्वेश्चन। सही चार्ज नहीं है ना? क्या नो चीज? सर। नहीं, एक सेकंड सर नहीं देंगे। एक सेकंड मेरा सर क्वेश्चन, चार्ज नहीं है ना? एक सेकंड। हाँ क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर चार्ज नहीं है ना ये? चार्ज नहीं है इसलिए किसने बोला, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। एक सेकंड, ये मुझे, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? चार्ज, सर क्वेश्चन में रहेगा ना कि चार्ज है कि मतलब प्रॉफिट IOC वगैरह चार्ज है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये है, इतना है क्वेश्चन, इसमें कहीं IOC की बात की गई है क्या? नो सर। नो सर। IOC की बात ही नहीं की गई है।
तो आईओसी की जब बात ही नहीं की गई है तो चार्ज या अप्रोप्रिएशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो बोला ही सर नहीं हम नहीं देंगे। क्वेश्चन के अंदर, ये तो बोला ही नहीं कि आईओसी देना है कि नहीं देना। जब बोला होता है देना है तब देखते हैं अपन चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन तो यहाँ पे आईओसी के मामले में मौन है, साइलेंट है, जी कुछ कह ही नहीं रहा आईओसी के बारे में। तो ऐसे केस में तो हम आईओसी तो लगाएंगे ही नहीं ना, हमको क्यों देखना है कि चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है। तो क्वेश्चन तो कहीं नहीं रहा आईओसी देना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ, अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, ये तो एक कंडीशन हो गई, इसको हटा देता हूं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि आईओसी देना, आईओसी एट द रेट ऑफ 10%। अब आईओसी देंगे, लेकिन देने से पहले आपको एक ये देखना है कि ये चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन। अच्छा ये बताइए कि आईओसी देने के लिए आईओसी कितना बनेगा इसके अंदर, फर्म का आईओसी कितना बनेगा? एक मैं जिससे पूछता हूँ वही जवाब दे। मैं एक सेकेंड, मैं इस पे सबका कैमरा ऑन चाहिए। अभी ये जो है ना क्लास जो है एकदम चुपचाप बैठ, ऐसा नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, अब जरा आप लोग ऑन करके मुझे बोले जिससे 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 मैं पूछूंगा। अब क्या नाम है? शिवानी, सामली पटेल। हाँ, कौन है भी सामली पटेल? जरा आइए मैदान के अंदर सामने। हाँ, विशाल ने कैमरा ऑन किया, ठीक है। सामली पटेल, हाँ दीप ने भी ऑन कर लिया। सामली पटेल कौन है? सामली पटेल को आवाज आ रही है मेरी? सामली पटेल सुनी नहीं रही मेरी बात। हाँ सामली, आप ये बताइए कि इसके अंदर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? विशाल तुम बता सकते हो इसमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? सर 7,000। देखिए ये पूरा जो है हमारा कैपिटल, दिव्या सूर्यवंशी कैसे बेटा, ये टोटल कैपिटल कितनी है हमारे पास? 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, टोटल कैपिटल कितनी हो गई? दिव्या सूर्यवंशी बताइए कितनी हो गई कैपिटल टोटल? 8 लाख। बेटा 2 2 4 and 3 7, 7 लाख रुपए हो गए टोटल। 7 लाख होगा। 7 तो लाख, 3 दिख रहा था हमने जब नीचे सी। ठीक है। और ये 7 लाख का टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा बेटा? 10% है तो टोटल इंटरेस्ट बनेगा 70 लाख, 70,000, 70,000 रुपए। दिव्या ये क्या समझ में आई बात तुमको? जी सर। टोटल इंटरेस्ट हमें देना रहेगा 70,000। अगर हमारा प्रॉफिट 70,000 से कम है, अगर जो प्रॉफिट हमारा 70,000 से कम है तो हम रेशियो उसको निकाल बोलते हैं लेंगे सब कोई। अपर्याप्त, हम उसको अपर्याप्त लाभ बोलेंगे। अपर्याप्त लाभ बोलेंगे मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट, हम उसको इनसफिशिएंट या अपर्याप्त लाभ बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? क्योंकि हमारा प्रॉफिट अगर 70,000 से कम है तो हम ये बोलेंगे कि फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, अपर्याप्त लाभ। जितना चाहिए उतना नहीं है। 70,000 तो सिर्फ आईओसी के लिए चाहिए, और जो बचता उसको 2 में बांटते तो बचता तो बचने का तो भूल ही जाओ, बचने के बाद आप भूल जाइए, बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी 70,000 तो सिर्फ आईओसी के लिए चाहिए था, तो वो 70,000 तो हो, 70,000 भी नहीं है तो अपर्याप्त लाभ बोला जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हमारा जो है, लाभ जो है 70,000 से ज्यादा है, तो हम उसको बोलते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट। ये बात समझ में आ गई? इतनी सबको पहले इतना समझ लीजिए। हमको 7 लाख की कैपिटल है, 10% के हिसाब से 70,000 आईओसी देना। अगर हमारा लाभ 70,000 या 70,000 से ज्यादा है, 70,000 या 70,000 से ज्यादा है, 70,000 भी है तो भी, और ज्यादा है तो है ही है, तो हम उसको सफिशिएंट पर्याप्त मानेंगे कि लाभ हमारा पर्याप्त है।
लेकिन अगर 70,000 से कम लाभ है तब हम उसको अपर्याप्त लाभ बोलते हैं। लाभ हमारा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न आ रहा है क्या दिमाग? ठीक है, अच्छा अब शालिनी गुप्ता आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कब होगा जब अगर 70,000, अच्छा ये बताइए कि 70,000 या 70,000 से ज्यादा है तो क्या हम पार्टनर्स को आईओसी पूरा देंगे कि नहीं देंगे? मैं शालिनी से पूछ रहा हूँ। यस सर। अगर हमारा प्रॉफिट 70 या 70,000 से ज्यादा है तो क्या हम पूरा आईओसी देंगे कि नहीं देंगे? दे देंगे। पूरा दे देंगे? हाँ। अच्छा ठीक। और अगर 70,000 के बजाय 50,000 का प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? तो जो कैपिटल है उसके अनुपात में बांट के देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। इस केस के अंदर मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अगर हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है या फर्म को लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि ये जो लाभ है, ये जो आईओसी है, ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन। नहीं जी सर। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस चीज को आप समझिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिए। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस बात को आप दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए और कभी जिंदगी में मत भूलिएगा। पहली बात, अगर मैंने आपको यहाँ पे जो कैपिटल है वो दी है हमें 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 2 3 2 टोटल 7 लाख की मैंने कैपिटल दी ABC की। और मैंने क्या बोला है कि पार्टनर्स को आईओसी देना है 10%। इसका मतलब ए को कम 20,000 का आईओसी देना पड़ेगा 2 लाख पे, बी को 30,000 का आईओसी देना पड़ेगा 3 लाख पे, सी को 20,000 का आईओसी देना पड़ेगा 20,000। तो टोटल आईओसी जो हो जाएगा वो हमारा 70,000 हो जाएगा। हमारा टोटल आईओसी 70,000 हो। तो अगर मेरे पास 70,000 का प्रॉफिट है या 70,000 से ज्यादा है प्लस उससे ऊपर है, तो मुझे ये सोचने की जरूरत है कि आईओसी कितना देंगे, क्या देंगे। आईओसी तो हम पूरा दे सकते हैं ना? जी सर पूरा जी, देंगे। पूरा दे सकते हैं, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि अगर हमारा प्रॉफिट 70,000 से कम है और लॉस है, तो अगर मेरा प्रॉफिट लॉस है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, अपर्याप्त लाभ है, इसको लिखते जाइए आप लोग ध्यान से अपने हिसाब से जैसा आप समझ सकते। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है मतलब अगर फर्म को हानि हो रही है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है जो 70,000 से कम है, तब हमें देखने की आवश्यकता होती है कि फर्म का जो आईओसी दिया है डीड के अंदर, आईओसी डीड में जो दे रखा है, जो आईओसी डीड में जो दे रखा है वो हमारा चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग लिखे जाओ। जो हिंदी वाले हैं वो मैं हिंदी में बोलूंगा वो लिखेंगे, इंग्लिश वाले में टाइप करो आप लिखेंगे। हेडिंग डालिएगा व्हेन इट इज नेसेसरी टू नो इफ आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन is the charge of appropriation। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस चार्ज ऑफ अप्रोप्रिएशन इन द डीड। ये इंग्लिश वाले तो उसको उतार लें, हिंदी वाले लिखिए जरा। यह कब आवश्यक होता है, यह कब जानना आवश्यक होता है कि, यह कब जानना आवश्यक होता है कि पूंजी पर ब्याज, कॉमा साझेदारों का वेतन या साझेदारों का कमीशन। सर एक बार दोबारा से बोलना। हाँ,
यह कब जानना आवश्यक होता है कि, यह कब जानना आवश्यक होता है कि पूंजी में अभी क्या हो रहा है कि मैं सबसे फोटो मंगवाऊंगा, अपनी कॉपी की फोटो खींच के भेजिएगा, आप ध्यान लिख लीजिए। नहीं लिखना चालू किया तो अभी भी आप चालू कर सकते है ना। हाँ मैं मंगवाऊंगा कि आप अपने नाम के साथ सब भेजें मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी कितने बच्चे प्रेजेंट है, कंप्यूटर मुझे बता देगा, और जो नहीं है मैं आज देखता हूँ आज क्यों कितने बच्चे कम है। ठीक है, ये फिर से लिखिए, यह कब जानना आवश्यक होता है कि पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन या साझेदारों का कमीशन, साझेदारों का कमीशन प्रभार है या विनियोजन है, प्रभार है या विनियोजन। मतलब हमको ये कब जरूरी है जानना कि आईओसी पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है। ये पहली बात, पहली चीज तो ये है कि इसके लिए एक चीज जरूरी है कि ये तो डीड में होगा तो ही है, अगर डीड में नहीं है तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, जानने की जरूरत ही नहीं। पहली बात डीड में होना चाहिए। अब डीड में ऐसा हमें जानने की जरूरत कब पड़ती है, तीन इसके दो विकल्प। ए, पहला विकल्प लिखिए, हिंदी वाले भी लिखिए, when total profit पहली कंडीशन लिखी हिंदी वाले, जब कुल लाभ की राशि, when टोटल कुल लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन की राशि से ज्यादा है। जब कुल लाभ की राशि, जब कुल लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन से ज्यादा है। एक तो विकल्प यह है, अभी आपको आंसर नहीं देना है, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ बस। बी, ये पूरा सेंटेंस ऊपर वाला नहीं दे रहा हूँ, बस शॉर्ट में दे रहा हूँ। व्हेन टोटल प्रॉफिट इज लेस, पहले मैंने बताया ज्यादा है। अब तीसरा विकल्प है कि टोटल प्रॉफिट जो है हमारा कम है। आप लिखिए हिंदी वाले, जब कुल लाभ की राशि कम है। कम किससे है? कम है मतलब आप चाहे तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, हाँ, आईओसी सैलरी, पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन का जो टोटल है उससे हमारा कम। तीसरी कंडीशन सर सेकंड वाला एक बार रिपीट कर। हाँ मैं बताता हूँ, जब कुल लाभ की राशि कम है, जब कुल राशि की राशि कम। ठीक है, पहले में तो ज्यादा है, दूसरे में कम है। तीसरी कंडीशन लॉस, इन केस ऑफ लॉस। ये एमसीक्यू नहीं है ना, इसको एमसीक्यू मत मानिएगा, ये मैंने ऐसे प्रैक्टिस कर भी दिया। एमसीक्यू में इसको अलग ढंग से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, वो जरूरत नहीं है, मुझे आपको एक बात समझानी तो ये। तो अब मैं ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से ध्यान दें। 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इनको आईओसी देना है तो ए का आईओसी सपोज 10,000 हो रहा है, बी का आईओसी 20,000 हो रहा है, सी का आईओसी 15,000, तो इनका टोटल आईओसी हो गया 45,000। फिर इनको सैलरी देनी है, ए को सैलरी है 24,000 रुपए की बस, बी को नहीं, सी को भी नहीं। फिर इनको कमीशन देना है, कमीशन सिर्फ सी को है 10,000 रुपए का, ना ए को है ना बी को। तो कमीशन, सैलरी और आईओसी इन तीनों का जब टोटल करूंगा 55 है ना 79, तो 70,000 रुपए मुझको चाहिए। अगर मेरा प्रॉफिट 79, केस ए क्या कह रहा है? केस ए कह रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट है 79 या 79 से ज्यादा है। केस बी कह रहा है कि मेरा प्रॉफिट 79 से कम है, लेस।
सी कह रहा है कि फर्म लॉस में। अब लॉस तो कितना भी हो सकता है। तो प्रतीक्षा आप बताइए कि हम केस ए के अंदर क्या करेंगे, कि केस ए की कंडीशन सही है कि गलत है। ऊपर जो क्वेश्चन उसके हिसाब से केस ए के अंदर केस ए वाली कंडीशन सही है कि बी वाली सही है कि सी वाली सही है? प्रतीक्षा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये हमारे लिए कब जानना आवश्यक होता है कि आईओसी, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, प्रभार है कि विनियोजन है, ये जानने की जरूरत कब पड़ती है? ये तीनों कंडीशन में जानने की जरूरत पड़ती है कि कोई दो कंडीशन में जानने की जरूरत पड़ती सर है? सिर्फ दो कंडीशन, जब अगर प्रॉफिट कम हुआ हो या फिर प्रॉफिट कुछ भी ना हुआ हो। ओके, दिव्या सूर्यवंशी तुम क्या कह रही हो, बोलो। ये तो दोनों कंडीशन में, जब दो प्रॉफिट कंडीशन कौन सी? जब लॉस हुआ हो और जब कम हुआ हो प्रॉफिट। प्रॉफिट कम बी हुआ एंड और जब लॉस हुआ होगा, अच्छा प्रॉफिट कम हो। अच्छा ठीक है। और कोई ट्राई करना चाह रहा है? ये कह रहे हैं कि ये हमें जानने की जरूरत तब पड़ती है कि एप्रोप्रिएशन की चार्ज है जब प्रॉफिट कम है या फिर हमारा लॉस है, तब। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास प्रॉफिट 70,000 79,000 से ज्यादा है, तब हमें अगर डीड में लिखा है तो हमें और जानने की जरूरत नहीं है कि सैलरी है कि वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन, हम तो दे देंगे, प्रॉफिट है हमारे पास, हमको सोचना थोड़ी है। लेकिन अगर डीड में लिख दिया, लेकिन अगर प्रॉफिट हमारा लॉस कम है या लॉस में, तब हमें देखना पड़ेगा कि भाई एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज। ये ध्यान रखना। अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो लॉस। अच्छा, अब ये बात इतनी यहां तक तो क्लियर हो गई। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा तो पूछ लीजिए मेरे से। मतलब हमें ये जानने की जरूरत तब पड़ती है कि लॉस है कि एप्रोप्रिएशन है जब हमारा प्रॉफिट टोटल उस राशि से कम आ रहा हो। अगर कम नहीं आ रहा है तो हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न आ रहा हो तो हेलो सर, हाँ बोलिए। जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट मतलब सब करके आईओसी, सैलरी एंड कमीशन करके 79,000 हो रहा है। हमारे पास प्रॉफिट मान लीजिए कि 75,000 है, तो लेस ही कहा जाएगा ना, प्रॉफिट कम है यस बस। सर, तब अपर्याप्त हो जाएगा। तब अपर्याप्त की श्रेणी में आ जाएगा, तब हमारा लाभ जो है इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त। तब सर ऐसी स्थिति में प्रभार देखा जाएगा। अब नहीं, अब ऐसी स्थिति में ये देखेंगे कि प्रभार है कि विनियोजन है, तब देखेंगे। यस। लेकिन अगर 79 से ज्यादा है तो चाहे प्रभार हो चाहे विनियोजन हो, डीड में लिखा है बस दे दो, खत्म, सोचना ही नहीं। बात समझ में आ गई? अगर प्रॉफिट है हमारे यस पास सर। भरपूर तो हमको सोचना क्यों है कि प्रभार है कि विनियोजन। यहाँ तक। अब इसका क्या फर्क पड़ता है कि प्रभार है कि विनियोजन? मतलब अगर हमारा प्रॉफिट जो है मान लीजिए सिर्फ 40,000 रुपए और उन तीनों का टोटल मैंने लगाया, बताया आपको, आईओसी प्लस पार्टनर की सैलरी प्लस कमीशन, ये मैंने आपको अभी निकाल के बताया ₹79,000, और हमारा प्रॉफिट तो सिर्फ 40,000 रुपए का है। तो अब सवाल उठता है, ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि ये क्या तीनों चार्ज हैं, चार्ज हैं या बिलिंग? क्या ये अप्रोप्रिएशन? तीनों की क्या स्थिति? तीनों चार्ज हैं कि अप्रोप्रिएशन? अगर तीनों चार्ज हैं तीनों, तो हम चाहे प्रॉफिट कम भी है तो भी हम पूरा देंगे, पूरा देंगे। हम आईओसी भी पूरा देंगे, हम सैलरी भी पूरा देंगे, हम कमीशन भी पूरा देंगे। हम फुल आईओसी देंगे, फुल सैलरी देंगे, फुल कमीशन देंगे, अगर तीनों चार्ज है तो। ठीक है सर? हाँ सर इसमें चार्ज तो समझ में आ रहा है, दे नहीं देना। सर एप्रोप्रिएशन थोड़ा नहीं आ रहा समझ में। हाँ, तो एप्रोप्रिएशन उसमें की क्या बात, एप्रोप्रिएशन की बात मैं करता हूँ, एप्रोप्रिएशन की बात मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 10:15 बजे खत्म कर दूंगा अपनी क्लास को।
अब एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, अब एक एक चीज समझते चले, कोई ऐसी अपने को है तो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इस पूरे चैप्टर के अंदर, इसको समझिए। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है विनियोजन के केस के अंदर? विनियोजन के केस में तुम ये बताओगे, मान लीजिए, अच्छा ओके 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 ओके, अब देखिए जब विनियोजन का स्थिति समझिएगा, बहुत बढ़िया ढंग से समझिएगा। एक काम करता हूँ, 10 20 15 14, इसको मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ ना, एक सर आवाज कट रही है। ठीक है, मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साफ साफ आ जाए, और इसको मैं एक बार फिर से स्थितियां बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए, बी और सी, आईओसी मैंने निकाल कर ए का दे दिया 10,000, इसका 20-25,000, इसका 5,000। सैलरी 10,000, कमीशन। सर कमीशन की कंडीशन क्या होती है? कुछ अलग से कुछ खास काम किया उसने, कुछ सौदे लेकर आया हो, कुछ नए कस्टमर बनाए हो, कुछ ऐसा काम किया हो कि भाई तूने इतना, जैसे देते हैं मैनेजर को कि भाई तू ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ दिया हो उसको कि हाँ तूने ये काम कर लेगा तो इतना कमीशन, तो उसी ने कहा सर वो तो डीड में लिखा रहता है, फिर कैसे पता चलेगा फ्यूचर में करेगा कि नहीं वही करेगा? तो डीड में लिखा जा सकता है कि अगर इतना ये ऐसे ऐसे करेगा तो इस दर से उसको कमीशन दिया जा सकता है। अब वो करेगा तो उसका बन जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। अब जैसे हम उसमें डीड के अंदर लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखते हैं डीड में, तो उसमें परसेंटेज लिखते हैं ना, अमाउंट तो नहीं लिखते कि कितना किससे इंटरेस्ट, तो जितना ड्राइंग करेगा उस हिसाब से बनेगा, तो हम उसे परसेंटेज लिखते हैं। तो कमीशन का भी मैंने अभी हम क्वेश्चन में आपको लोगों को लिखा रहे हैं, उसमें कई जगह हम कमीशन फिक्स अमाउंट लिख दे रहे हैं कि इतना परसेंट का इतना अमाउंट, 15,000 कमीशन है, 20,000 कमीशन, लेकिन कमीशन जो है फिक्स अमाउंट भी हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है, और ज्यादातर परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज जो स्थिति है उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो जैसे आईओडी का लिखते हैं परसेंटेज, वो जितनी ड्राइंग होगी आईओसी उतना आईओडी बनेगा। कैपिटल तो मान लो चलो ठीक है, फिक्स है, चेंज नहीं हुई। तो ये हमारा 20,000 रुपया हो गया। अब मेरा कहने का मतलब है कि जो फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट जो है, अगर इन तीनों का टोटल जो आ रहा है हमारा 65,000, फर्म का प्रॉफिट जो है अगर 65,000 और मोर है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा आईओसी दे सकते हैं, पूरी सैलरी दे सकते हैं, और हम पूरा कमीशन दे सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट जो है 65,000 से कम, तब हम ये देखेंगे, या लॉस है, तो हम ये देखेंगे कि वो एप्रोप्रिएशन है, चार्ज, विनियोजन है कि चार्ज। अगर एप्रोप्रिएशन है, अगर वो हमारा एप्रोप्रिएशन है मतलब वो विनियोजन है, तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको वो समझना है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कितना। प्रॉफिट अगर मान देखिए लॉस है, लॉस के केस के अंदर तो हम विनियोजन में तो देंगे ही नहीं, क्योंकि लॉस है। विनियोजन है तो हमें देना ही नहीं है, लॉस है तो हमें देनी ही नहीं विनियोजन। हाँ, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, 65,000 से कम आ रहा है, तो उस केस में हमें देखना है कि विनियोजन है कि चार्ज है। अगर विनियोजन है तो हमें उसका अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरा प्रॉफिट 30,000 रुपये और मुझको चाहिए 65,000, तो मैं 30,000 को इनके आईओसी का टोटल कितना हो गया, ये आईओसी इनका हो गया टोटल हमारा 40,000, 340। सैलरी हमारी हो गई 10,000 और ये कमीशन हो गया 15,000। और ये जो टोटल है ये दोनों ढंग से इधर से जोड़ू, लेफ्ट साइड से ऊपर से, तो ये 65।
अब मेरा प्रॉफिट 30,000 रुपए, अगर मेरा प्रॉफिट 30,000 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, इनका ये जो रेशियो है इसका अनुपात 40,000 10,000 इंटू 40,000 सर आवाज कट रही बहुत ज्यादा। 10,000 या 15,000, इसका रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो रेशियो क्या आएगा 8:2:3, 8 का ये जो इसका अनुपात आएगा किसका, आईओसी का, सैलरी का, कमीशन का, इनका जो अनुपात आएगा, अनुपात कितना आएगा 8:2:3। इस अनुपात में ये 30,000 रुपए को मैं आईओसी के बीच में और सैलरी के बीच में और कमीशन के बीच में बांटता हूँ। मतलब 30,000 का जो लाभ है वो 8 मतलब आईओसी, सैलरी और कमीशन का जो अनुपात है उस अनुपात में तीनों में बटेगा और फिर उसके आगे वो उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगर वो कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल सा केस देता हूं कि ए और बी पार्टनर है, ए को सैलरी बोली गई है 20,000 रुपए और बी को सैलरी बोली गई है 30,000 रुपए, ये सैलरी बोली गई और सैलरी टोटल होती है 50,000 रुपए। फर्म का प्रॉफिट अगर 25,000 रुपए आधा है और ये सैलरी जो है अप्रोप्रिएशन है, विनियोजन है, तो हम 25,000 रुपए तक ही सैलरी दे सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या हुआ, सैलरी दोनों को मिला के कितनी 50,000, 50,000 में भी सैलरी कितनी मिल रही है 2:3, तो हम 25,000 को 2/5 और 3/5 हम दे सकते हैं। तो 10,000 रुपए हम सैलरी ए को देंगे और 15,000 रुपए सैलरी हम बी को देंगे। यहाँ पर एक बात बहुत साफ है कि हमको टोटल सैलरी देनी है 50,000, हमारा प्रॉफिट है 25,000 रुपए, आधा, तो हम सैलरी भी आधी आधी ही देंगे दोनों को, उसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन। हम पूरी सैलरी नहीं दे रहे, हम आधी आधी सैलरी दे रहे। आधी आधी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लाभ ही आधा आधा। जी सर, क्योंकि लाभ ही आधा आधा, ठीक है। तो मैं आपको एक काम ये करूंगा कि मैं इसमें के कुछ क्वेश्चन जो मैंने शीट दोबारा 7 शीट रिवाइज कर रहा हूँ उसको मैं दोबारा आपको भेज रहा हूँ और उसको आप कायदे से मैंने उसमें कैटेगरीज बनाई हुई है और उस कैटेगरी के हिसाब से। हाँ सर, जैसे लॉस हुआ हो और एप्रोप्रिएशन चार्ज कुछ भी ना दिया हो तो क्या करेंगे? तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं। अगर क्वेश्चन में ये दिया बताया नहीं हो कि एप्रोप्रिएशन की चार्ज है तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं। यस, ठीक है। जैसे सर पहले हम लोग करते थे उसमें चार्ज नहीं दिया रहता तो एप्रोप्रिएशन ही मान के करते। अगर ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि आप उसको विनियोजन मानिए कि प्रभार मानिए तो हम उसको विनियोजन मानते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? सर जो आपने अभी सीट पर लिखा था उसको फिर से मतलब दिखा दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ सर। ये वाला है कि इसके पहले वाला? तो पहले वाले सर जब लिखवाए थे प्रभार की स्थिति। ये भी नहीं ना, ये याद नहीं आ रहा मैं ये यही वाला। और सर ये इसके मैं और पूरा पहले आपको भेज दूंगा, ये पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ यही सर इसी का पीडीएफ हो गया सर, ले लिया। जी सर, हो गया। ठीक है। और कोई किसी का कोई प्रश्न? निखिल समझ में आ रहा है बेटा ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं? यस सर। है ना, ठीक है। पल्लवी मिश्रा समझ में आ रहा है? यस सर। हमने किए थे थोड़े डिफरेंट है। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मैं बता दूंगा, वो बहुत छोटा सर, सा। आज हमारा पूरा हो जाती है वो सीट। अरे आप चिंता मत करो, अभी मैं शीट दे रहा हूँ फिर अभी आगे उसमें सब चीजें मिक्स हो जाएगी। सब वो शीट को उलट पुलट कर दिया मैंने, 7 शीट सब उलट सही नहीं है ना। और मैंने वो समझाया था आपको कि अगर उसमें से घटा हुआ है तो उसको जोड़ा है। सर वो तो हो गया, वो तो हमने कर ली है एडजस्टमेंट, बट हाँ, सर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। वो मुझे जनरल एंट्री वो दोनों चीज समझानी है, वो कोई बात मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको दूसरी क्लास है तो मैं ये कह रहा हूँ सर ये प्रश्न में लिखा होगा कि हाँ वही हरिओम मैंने बताया, अगर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है
तो आप उसको प्रभार वो एप्रोप्रिएशन विनियोजन मानेंगे, ठीक है। यस।